नमस्कार, स्वागत है आज की इंग्लिश इम्प्रूवमेंट वीडियो क्लासेस में आप सब लोगों का। और जो कल हम पढ़ चुके हैं उसके अगला चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि ध्यान दें, हम सब लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो जो मैंने कल एक प्रॉपर तरीका बताया था कि हमें उस भाषा के वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें वर्ड्स की जानकारी हो और वर्ड से बनने वाले मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स, जिसे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोलोकेशन कहते हैं, उनकी हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण नहीं मालूम है तो हम सही और अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो दूसरे नंबर पर हमको प्रोनाउंसिएशन सीखना है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप हम आगे नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं, वह है सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर। तो जो बुक अपने इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी का पार्ट 1, जिसमें हमने लिखा है रिफ्रेश योर ग्रामर, कि जो ग्रामर, हालांकि 12th तक या ग्रेजुएशन तक आप सब लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, जानते हैं, तो हमने लिखा रिफ्रेश, उसको दोबारा से हम लोग ताजा करें, पढ़ें, जानकारी लें, ताकि हम एक अच्छी अंग्रेजी सीख सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसे अपने कल चर्चा चल रही थी, और वह था सेंटेंसेस के बारे में। जब शब्दों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखें और वे सारे शब्द एक पूरा मीनिंग देवें, तो वह सेंटेंस बन जाता है। केवल शब्द लिख देने पर से काम नहीं चलेगा, शब्दों को एक निश्चित क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तभी वह सेंटेंस बनता है और उन शब्दों का पूरा मीनिंग निकलता है। तो रिफ्रेश योर ग्रामर में हम लोग आज कुछ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जानकारी लेंगे। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जानकारी लेंगे। पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा जो आप पहले से सीख चुके हैं। अभी तक आपने स्कूल और कॉलेजेस में आप ये पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल में जाना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा अभी तक का थोड़ा अंग्रेजी सीखने का तरीका जो था वो प्रॉपर नहीं था, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन अब हमको एक ऐसा मेथड लेना पड़ेगा ताकि हम लोगों को ट्रांसलेशन नहीं करना पड़े और हम सीधे तौर पे अंग्रेजी में सेंटेंस बना पाए। तो जो अभी तक आपने देखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जस्ट मैं आपको थोड़ी जानकारी कि आपको अभी कितना जानते हैं, कहाँ हमको थोड़ा और सीखने की जरूरत है, वह मैं जानना चाहूँगा। आपने पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब लोग जानते हैं। वर्ब में भी कई बार दो पार्ट में हम इसको बांट देते हैं कि इसी में एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं, प्लस एक मेन वर्ब, जैसे हम लोग परफेक्ट टेंसेस में हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या कंटिन्यूअस टेंसेस में इज आर एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर ये हैज और हैड परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होता है। ठीक ऐसे ही कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब माना जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब माना जाता है। तो ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कॉमन है, जो आप सब लोग अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं उनको जानना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो सीखा है वो कहां तक। वैसे ये पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने बहुत क्लासेस में पूछता हूं, जब कभी भी मैं क्लासेस लेता हूं, और ये पूछता हूं सिर्फ ये जानने के लिए कि अभी तक जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्कूल कॉलेज में सीखा है वो कहां तक सही है, या और क्या आपको सीखने की जरूरत है। तो मैं एक छोटा सा सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, और वह सेंटेंस है इस तरीके से, वी आर सिटिंग इन द रूम। और मैं जानना चाहता हूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। वी, हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब सिटिंग, यानी सिटिंग जो है मेन वर्ब।
ऑब्जेक्ट The room. ऑब्जेक्ट नहीं है। द रूम, कुछ लोग बोलते हैं नो ऑब्जेक्ट। अब हमको यही सीखना है कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दें यहां पर, हालांकि अधिकांश कक्षाओं में जब मैं ये सेंटेंस पूछता हूं तो अधिकांश बच्चे यही कहते हैं कि इस सेंटेंस में इन द रूम ऑब्जेक्ट है, पर ये इन द रूम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या, यानी ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ चुके हैं, मैं उसी से संबंधित जानकारी भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए अभी तक हमने जो सीखा उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहिए कि सही है गलत है, क्या प्रॉपर तरीका, वो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। लेकिन यहां पर इन द रूम ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इन द रूम नो डाउट ये बताता है कि हम कहां बैठे हुए हैं, और प्लेस बताने वाले यानी वेयर के जवाब में मिलने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो हम लोग अभी ग्रामर का पूरा एक स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यह सीखेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है और कौन कौन से बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जिनका ज्ञान होना हमें अत्यंत आवश्यक है। तो मैं वही चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, मैं कुछ चीजें आपको यहां पे बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। ध्यान दें, हम सब लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम दो तरीके के काम करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम खुद ही करते हैं और खुद ही उसका फल पाते हैं, यानी मैंने ही वह काम किया और उस काम का फल मुझे ही मिला, यानी उस काम का असर यानी इफेक्ट मेरे पर खुद पर ही आया। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि वी ऑल ब्रीथ, हम सब लोग सांस लेते हैं। अब यहां पर जो काम करने वाला है, इस ब्रीथ का रिसीवर भी ये खुद ही है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, हम सब लोग सोते हैं, स्लीप। अगर मैं सोऊंगा तो मुझे ही आराम मिलेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास तो समय बिल्कुल नहीं है, बहुत बिजी हूं, 16-20 घंटे काम करना पड़ता है, आप रोजाना मेरे लिए 4 घंटे सो लिया करो? तो इज इट पॉसिबल कि आप सोएं और मुझे आराम मिल जाएंगे? मैं सोऊंगा तो मुझे आराम मिलेगा, आप सोएंगे तो आपको आराम मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, काम का करने वाला है, इसलिए हम समझने के लिए भी इसे कहेंगे डूअर, काम करने वाला। जो डूअर है वही उस एक्शन का रिसीवर है, यानी इस व्यक्ति ने ये काम किया, इस खुद पर ही इसका असर आ गया। इन लोगों ने ये काम किया और खुद को ही इसका फल मिला। जैसे वॉक, WALK, वॉक। अब मान लीजिए कि अगर मैं वॉक करूंगा तो मुझे आराम मिलेगा, आप वॉक करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो पहला एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, तो जैसा कि मैंने कहा, दो तरीके के काम है कि वह व्यक्ति वह काम करे और उसको खुद को ही उसका फल मिले, उस काम का असर खुद पर ही आए। तो यह पहला स्ट्रक्चर है जिसमें केवल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ऐसे केसेस में इस वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में कहते हैं ना अकर्मक क्रिया, यानी ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता, बिना ऑब्जेक्ट के भी उसका मीनिंग पूरा होता है। क्लियर है? तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब, यानी इस सब्जेक्ट की जगह पर मैं समझने के लिए लिखना चाहूंगा, डूअर का प्रयोग हम लोग लिखना चाहूंगा कि इस व्यक्ति ने यह एक्शन किया, यह काम किया और खुद पर ही इसका असर आ गया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, यह पहला बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैं आपको देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेंटेंस इन इंग्लिश। जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, मैंने कहा गो, तो ये एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है और ये अपने आप में कंप्लीट है। गो, यहां पर जो सब्जेक्ट है यू,
वह छिपा हुआ है, यानी यह अंडरस्टूड है कि भाई इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यू, उनका गो। क्लियर? तो ये भी एक तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब भी। ठीक, तो ये पहला सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब, यानी डूअर ने, काम करने वाले ने यह काम किया, इस काम का असर खुद पर ही आ गया। इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। अब आप इंपॉर्टेंट फैक्ट पर ध्यान दें कि अगर इस व्यक्ति ने यह काम किया और इस काम का असर, यानी इसका इफेक्ट, इसका रिसीवर, काम इस व्यक्ति ने किया, इस काम का फल पाने वाला व्यक्ति या कोई वस्तु, एनिमल, कोई ना कोई नाउन होगा। तो जैसे इस व्यक्ति ने काम किया और इसका फल किसी दूसरे व्यक्ति को मिला, तो मैंने कहा हुम। क्या कहा? हुम। साथ में यह फल पाने वाला कोई अन्य नाउन, जैसे कोई एनिमल, प्लेस या थिंग हो सकता है, तो यह जवाब मिलेगा व्हाट। तो यह काम का रिसीवर है, इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल कहूंगा रिसीवर ऑफ एन एक्शन, या सिर्फ रिसीवर लिखे, अंडरस्टूड है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इस रिसीवर को ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? और वो बहुत क्लियर इस बात को समझें, अगर आपके सेंटेंस में हुम और व्हाट का जवाब मिले तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अगर हुम और व्हाट का जवाब नहीं मिलता है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? तो देखिए यहां पर अभी फिलहाल दो तरीके के ऑब्जेक्ट हो गए। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इस हुम के जवाब में मिलने वाले व्यक्ति जो रिसीवर है, इसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट के जवाब में मिलने वाले जो भी नाउन्स होंगे, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, इसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दूसरा जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग लेकर चलते हैं या मानते हैं, वह है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेकंड बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पर एग्जांपल से बताना चाहूंगा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है? कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें दोनों ऑब्जेक्ट लग जाते हैं। जिन वर्ब्स में एक ऑब्जेक्ट लगता है उसे हम लोग मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिन वर्ब्स में दोनों ऑब्जेक्ट लगते हैं उन्हें डाइट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। किस तरीके से इनका प्रयोग होगा, ध्यान दें। ये दोनों ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, सो आई टीच इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्योंकि आई टीच व्हाट? इंग्लिश। तो जैसे इंग्लिश कहा तो आपको जवाब मिला व्हाट, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। पर मैं कहूं आई टीच यू इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, हुम, तो यू, व्हाट? इंग्लिश। तो यहां पर आई टीच यू इंग्लिश, तो जो सेंटेंस बना उसके अकॉर्डिंग पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैं आपको इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनके दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान दें। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा आई टीच यू इंग्लिश, सो आई टीच सब्जेक्ट वर्ब, आई टीच हुम? यू। ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह जनरली कोई व्यक्ति होता है। इंग्लिश, सो आई टीच व्हाट? इंग्लिश, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह कोई एनिमल, प्लेस या थिंग है। सामान्यतया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं।
पर आप चाहें तो इनका ऑर्डर बदल भी सकते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जगह चेंज कर देंगे। लेकिन जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लिखने में यूं भी लिख सकते हैं, आई टीच इंग्लिश टू यू। ये टू लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस वर्ब और हुम के बीच में टू लगा देना ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत माना जाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक। तो ये सेकंड बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसे डिवाइड किया, डूअर एक्शन। अगर डूअर ही एक्शन का फल को पाने वाला है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर डूअर ने कोई एक्शन किया, हमने कोई काम किया और अगर उस काम का असर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु या एनिमल पर पड़ा तो वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और पोजीशन आपको पता चल गई। ये दो बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया जिनमें एक्शन वर्ब्स का प्रयोग किया जा रहा है। एक्शन वर्ब से मेरा मतलब है ऐसे काम जो फिजिकली या मेंटली हम लोग कोई काम करते हैं। मैं आपको बहुत सरल भाषा में, क्योंकि हम सब लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिन शब्दों के अंत में ना आ जाता है, हिंदी का ना, वे शब्द जनरली एक्शन वर्ब कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, खेलना, कूदना, नहाना, धोना, सोना, जागना, मारना, पीटना, हंसना, लिखना, देखना, उछलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, आना, जाना। क्लियर? जैसे मैंने कहा प्ले, तो ये फिजिकल एक्शन है। थिंक तो मेंटल एक्शन है। लेकिन ये सब एक्शन वर्ब है। जो आपको पुस्तक जो वर्ब वाइज कोलोकेशन है, एक्टिव फ्लुएंसी वर्ब्स, उससे आप ये सारी वर्ब्स देखें। साथ में टाइम के अकॉर्डिंग इन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती है, जो मैं डिटेल में भी वर्ब का जब हम लोग पार्ट लेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अब हम लोग नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं और इनमें अभी फिलहाल जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसमें वर्ब, एक्शन वर्ब की बजाय हम लोग लिंकिंग वर्ब यानी वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे और वह सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 3 पर क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ध्यान दें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब प्लस मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इसके पहले एस लिख रहा हूं, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, अभी जब आप लोग कह रहे थे ऑब्जेक्ट, तो यह ऑब्जेक्ट इस वर्ब क्रिया से हुम और व्हाट के जवाब में मिलने वाला शब्द होता है, यानी ये वर्ब से डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन जब अब हम लोग यहां पर ये जो वर्ब है जिसे हम लोग वर्ब टू बी के रूप में हम लोग सीख रहे हैं, क्या होता है वर्ब टू बी में आपको संक्षिप्त में पहले बताना चाहूंगा। वर्ब टू बी, बी यानी होना। प्रेजेंट में इस वर्ब टू बी की जो फॉर्म होती है वह होती है इज, आर, एम, पास्ट में वाज, वर, और मॉडल्स के बाद डायरेक्ट बी लगता है, शैल बी, विल बी, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी। क्लियर? तो ये बी, और इन्हें सामान्यतः हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं क्योंकि ये जनरली जोड़ने का काम करता है। ध्यान दें, जब ये वर्ब बी लगाया और मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर अगर लिखूं कि मैंने यहां लिखा राम इज ए डॉक्टर, तो ये डॉक्टर राम के बारे में कुछ बता रहा है, वर्ब के बारे में नहीं बता रहा है। राम इज ए डॉक्टर, इसीलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में डॉक्टर बता रहा है तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मैं बता कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट जैसे राइम करता है कंप्लीट से, तो ये मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स समथिंग दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज का मीनिंग पूरा करता हो। तो यहां पर इस सब्जेक्ट का, जैसे मैंने कहा राम इज, तो इसका पूरा मीनिंग नहीं है, राम इज ए डॉक्टर, तो यहां पर डॉक्टर लगाते ही इसका पूरा मीनिंग निकल गया। इसके अलावा मान लीजिए मैं कहूं राम बिकेम ए डॉक्टर, तो यहां पर भी ये जो डॉक्टर शब्द है ये इस राम के बारे में ही कहा गया है
और यहां पर राम डॉक्टर बन गया है, या राम डॉक्टर बना, तो राम बिकेम ए डॉक्टर। क्लियर? यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट के बारे में सूचना दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और ये लिंकिंग वर्ड के रूप में यूज होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान दें, मैं इंट्रांजिटिव वर्ब जो हमने सबसे ऊपर लिखा है इसको लेकर कुछ बातें और बताना चाहूंगा कि हम लोग अधिकांश इंट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब में भी ऑब्जेक्ट लगाने की बजाय कई बार सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि वह काम कहां होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। क्लियर? तो ये वर्ब के बारे में कहां, कब, क्यों, कैसे का जवाब देने वाले शब्द एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो मैं यहां पर अभी जो नेक्स्ट स्टेप पिक्चर के रूप में हम लोग अभी जो लेना चाहेंगे वह ये है 4th नंबर पर कि जब कोई भी सब्जेक्ट, और यहां पर मैंने लिखा वर्ब, मान लीजिए मैं यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखना चाहूं, मैं इसको मिटाकर बताना चाहूंगा आप लोगों को। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा आई वेंट, तो क्या अभी इसका मीनिंग पूरा है? आई वेंट अभी लगता है अधूरा सा मीनिंग लग रहा है। अब मैं इसको आगे करना चाहूं कि आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, तो क्या बता रहा है ये? कहां गया मैं? वेयर, जवाब मिल रहा है। आगे बता क्यों गया? सो आई वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। आगे मैं इसको और भी कर सकता हूं, फॉर लंच दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग एक सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ मैंने कुछ यहां पर कॉम्प्लीमेंट, वर्ब का पूरा मीनिंग करने के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट यहां पे जोड़े हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोग एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स देखिए, आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, कहां गया? वेयर। ये इस वर्ब का पूरा मीनिंग करने के लिए लगाया गया है। आई वेंट टू द मार्केट, वाई, क्यों गया? टू बाय वेजिटेबल्स। फॉर वॉट? वेजिटेबल्स किसके लिए खरीदा? फॉर लंच। कब? दिस मॉर्निंग। तो यहां पर ये वाई का जवाब आ रहा है, वाई। यहां पर फॉर व्हाट, और यहां पर जवाब मिल रहा है व्हेन। क्लियर? यह भी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और यहां पर वर्ब का पूरा मीनिंग करने के लिए कि कोई काम कहां होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये सब एडवर्बियल्स कहलाते हैं। क्लियर है? ये सभी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में माने जाते हैं। आगे हम इन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को जोड़कर और जो एडिशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर है उन सब की जानकारी भी हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान दें, मैं एक बार के लिए रिपीट करना चाहूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर इसी वर्ब के बारे में, इंट्रांजिटिव वर्ब या इवन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी ये बताया जाए कि कोई काम कहां होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो एडवर्बियल्स हो जाते हैं। ठीक, सेकंड में बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक बताया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर यह कॉम्प्लीमेंट इसे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, जबकि यहां पर
ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? तो ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या आगे हम जब में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग डूअर, एक्शन या रिसीवर, काम करने वाला क्या काम किया और उसके बाद लगने वाले ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके। अब हम लोग एक सेंटेंस यहां पर मैं आपको बता रहा हूं और उस सेंटेंस को अलग अलग उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उन वर्ड्स को कैटेगराइज करेंगे, उनको अलग अलग वर्गीकृत करके अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भाग में उन्हें बांटेंगे। क्लियर? और वह इस प्रकार है कि देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो नेचुरली उसमें कोई डूअर यानी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई ना कोई उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब होता है। ये बहुत कॉमन चीजें हैं। अब एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से उस सेंटेंस को आप देखें, और सेंटेंस है यहां पर इस तरीके से, ए गुड टीचर explains the difficult lessons to the weak students very sincerely in the class every day। ध्यान दें, एक सिंपल सेंटेंस है, और यहां पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि काम को करने वाला यानी डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है? टीचर। ये यहां पर सब्जेक्ट है। क्लियर है? इस सेंटेंस में जो वर्ब है वह क्या है? यस, वेरी गुड। एक्सप्लेन्स, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए यस लगा हुआ है। अब इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लेसन्स यानी पाठ, और जो इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह है स्टूडेंट्स। यानी मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डीओ लिखना चाहूंगा, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए इसे मैं आईओ लिखना चाहूंगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात आप समझें, हम इस सेंटेंस के आधार पर इन वर्ड्स को कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कौन कौन से शब्द किस प्रकार के, यानी शब्द कितने तरीके के होते हैं, कितने तरह के शब्द होते हैं, टाइप्स ऑफ द वर्ड्स, वह हम जानना चाहेंगे। टाइप्स ऑफ द वर्ड्स को हम लोग जानना चाहेंगे, और वो टाइप्स ऑफ द वर्ड्स में कौन कौन से होते हैं वो चीज हम लोग डिटेल में यहां पर सीखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जनरली कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। कोई भी सेंटेंस लें तो यहां पर ये टीचर जो है ये एक नाउन है। क्या है ये? नाउन है। और जो ऑब्जेक्ट जो होता है वह भी नाउन होता है। इन नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, चाहे वह सब्जेक्ट हो चाहे वह ऑब्जेक्ट हो, उन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। डेफिनेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक स्कूल की क्लासेस में एंड कॉलेजेस की क्लासेस में, लेकिन फिर भी हम इनको और जानना चाहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और ध्यान दें जो नाउन है वो किसी कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन हो सकता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा भी नाउन्स का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर भी किया जा सकता है। अब आगे देखिए, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में नाउन प्रोनाउन का कैटेगराइज हो गया। अब आप लोग पहले जानते हैं, पढ़ चुके हैं, डिटेल में हम और भी इसको सीखेंगे। किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, विशेषण, एडजेक्टिव। यहां पर इस टीचर जो एक नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए यहां पर क्या शब्द यूज किया गया है? गुड। तो यहां पर
ये गुड इस टीचर की विशेषता बता रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ग्रुप्स हैं एडजेक्टिव। किसी की अच्छाई या बुराई बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में अनलिमिटेड है। ध्यान दें, नाउन्स अनलिमिटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी बुक में इनको डिटेल में समझाया गया है कि नाउन कितने तरीके के होते हैं। जैसे आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं ना, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन पढ़ चुके हैं ना ये, तो वो डिटेल में जाके पढ़ें। अभी फिलहाल हम नाउन, इन नाउन के बदले में के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। यहां पर ध्यान दें, ये टीचर एक नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए क्या यूज किया आपने? गुड। क्लियर है? ये एक एडजेक्टिव है। ये लेसन, जो प्लूरल में लेसन्स यूज किया गया है, यह भी नाउन है। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आपने किस शब्द का यूज किया है? डिफिकल्ट। तो ये जो डिफिकल्ट है यह भी एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। क्लियर है? आगे चलें, यहां पर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कोई नाउन है। अगेन यहां पर इस नाउन की विशेषता बताने के लिए फिर एक शब्द का यूज किया है, और वह क्या है? वीक। वीक यानी वीक भी यहां पर एडजेक्टिव है। मैं बताना चाहूंगा, एडजेक्टिव के दो तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं। जब किसी भी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो हम इसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं ग्रामर में। हालांकि ये टेक्निकल वर्ड ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, केवल नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव यूज हुआ तो एक तो इसका प्रयोग यह है। दूसरा प्रयोग इसका यह है, वर्ब टू बी के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वी आर ऑनेस्ट, वी आर सिंसियर, वी आर बोल्ड, वी आर ब्रेव। तो वी आर ब्रेव। क्लियर? तो दो तरीके के यूज हो गए। किसी नाउन के पहले एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, या फिर ये जब लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इस तरीके के यूज को प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव। ये टेक्निकल वर्ड है, इतने आप समझ रहे हैं कि कहां इसका प्रयोग किया जाता है, वो मैंने आपको दो चीजें यहां पे बताया। तो थर्ड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड की जो कैटेगरी है, वो वर्ड की कैटेगरी है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि यह अनलिमिटेड है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव की जानकारी होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट यहां पे ध्यान दें, फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड ग्रुप है वर्ब का। वर्ब कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, कैसे कैसे इनके प्रयोग होते हैं, ये वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब टेंसेस पढ़ेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की क्या क्या फॉर्म होती है वो उस टाइम पढ़ेंगे। लेकिन फोर्थ नंबर पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड ग्रुप जिसे माना जाता है वह है वर्ब। ध्यान दीजिए आप लोग, सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द अगर कोई माना जाता है तो वह होता है वर्ब, यानी क्रिया। क्लियर? इसलिए कहते हैं कि क्रिया वाक्य की आत्मा होती है। वर्ब इज द सोल ऑफ ए सेंटेंस। डिटेल में अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये चार मेजर कैटेगरी आपने वर्ड्स की देखी। अब मैंने आपको भी हाल ही में चर्चा की थी कि अगर क्रिया के बारे में यह बताया जावे कि कोई क्रिया कहां होती है, यानी कोई एक्शन कहां, जगह बताए, या टाइम यानी व्हेन, समय बताए, या मैनर बताए, या कारण बताए, तो उन सबको हम एडवर्ब कहते हैं। अब आप यहां आ जाइए कि एक अच्छा शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों को कठिन पाठ भी एक्सप्लेन करता है, यानी समझाता है। लेकिन कैसे कैसे समझाता है? सिंसियरली। ये अब यहां पर एक एडवर्ब है।
और ध्यान दें, अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ें तो वह एक एडवर्ब बन जाता है, लेकिन सभी एडजेक्टिव में नहीं जोड़े जा सकते हैं। जैसे सिंसियर से सिंसियरली, ऑनेस्ट से ऑनेस्टली, रेगुलर से रेगुलरली, बोल्ड से बोल्डली, तो ये सब एडवर्ब है। लेकिन अगर किसी नाउन में एलवाई जोड़ा जाए, किसमें? नाउन में एलवाई जोड़कर शब्द बनाया जाए तो वो एडवर्ब नहीं, वह एडजेक्टिव होता है। जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड एक नाउन है, एलवाई जोड़े क्या बनेगा? फ्रेंडली। अब ये फ्रेंडली यहां पर एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। जैसे टाइम, टाइम क्या है? एक नाउन है, एलवाई जोड़िए क्या बनेगा? टाइमली। तो टाइमली एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। केवल एडजेक्टिव में अगर एलवाई जोड़कर शब्द बनेगा तो एडवर्ब है, अगर नाउन में एलवाई जोड़ा गया है तो वह एडजेक्टिव होता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर सिंसियरली एक एडवर्ब है और यह बताता है कि कोई काम कैसे होता है, मीन्स हाउ। हाउ। तो अब मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब का मतलब, ध्यान दें यहां पर, ये जो एडजेक्टिव है ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। यानी एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। लेकिन एडवर्ब से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताई जा सकती। उसके लिए हमारे पास अलग शब्द का एक समूह है, वो एडजेक्टिव है। ठीक, यहां पर आप देखिए, ये जो वेरी शब्द यूज हुआ है यह भी एडवर्ब है, और ये वेरी जो एडवर्ब है ये सिंसियरली की विशेषता बता रहा है। तो अभी भी जैसा मैंने कहा, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। क्लियर? तो यहां पर ये जो वेरी है सिंसियरली की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट आ जाए, टीचर कहां एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को सारे डिफिकल्ट पार्ट? इन द क्लास। तो ये प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है? प्लेस। यह भी एडवर्ब है और ये बताता है कोई काम होता है, वेयर। तो यह भी क्या है? एडवर्ब। आगे देखिए क्या बताया गया है? एवरी डे। और जब हमने कहा एवरी डे तो यह भी एडवर्ब है और ये बताता है व्हेन, कब। क्लियर है? तो देखिए यहां पर एक तरीके से एडवर्ब की भी अलग अलग कैटेगरीज आपको पता चल रही है। जैसे इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे होता है। क्या कहेंगे इसे हम लोग? एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे होता है। और जनरली एलवाई वाले शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। नेक्स्ट देखें, कोई काम कहां होता है, जगह बता रहे, इसलिए इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाए कि बताया जा रहा है कोई काम कब होता है, यानी व्हेन, टाइम बता रहा है, तो इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए तीन मेजर कैटेगरी आपके सामने आ गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ रीजन भी मैंने बताया था, कारण, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि आई वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स फॉर लंच दिस मॉर्निंग। तो मैं मार्केट क्यों गया? टू बाई वेजिटेबल्स। तो कारण बता रहा है। हालांकि ये टू बाई वेजिटेबल्स उस मार्केट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। एक सेंटेंस में बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, यहां पर तीन तरीके का है। अब एक आपको एडवर्ब और बताना चाहूंगा, ऐसे एडवर्ब जो किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। कोई काम कितनी बार होता है। आपने अक्सर देखा होगा ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली। ठीक,
तो ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इनका प्रयोग अगर मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो मैं इस पूरे सेंटेंस में एक एडवर्ब और जोड़कर आपको बताना चाहूंगा, और वह है यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करेंगे और ये लगा देंगे ऑलवेज। क्या लगाएंगे? ऑलवेज। ठीक। तो अब आपके सामने जो सेंटेंस है लिखा है, इस पूरे सेंटेंस में एक विशेष, सेंटेंस थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन इसमें नाउन्स क्या होते हैं, क्लियर है, या एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। जो 5 मेजर वर्ड्स ग्रुप है जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हम बोलते हैं लिखते हैं तो वो स्पीच होता है। उसके क्या क्या भाग होते हैं? तो 5 मेजर कैटेगरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी तक आप लोगों ने स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। सो प्रीपोजिशन जनरली सेंटेंस को इनलार्ज करने में काम आते हैं। लिमिटेड वर्ड्स हैं पर अंग्रेजी भाषा में इनका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे यहां पर इन है, यह प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पर ये इस जो इन द क्लास का एक पार्ट है इस फ्रेज का, पर इन यहां पर अपन कह सकते हैं, ये टू यहां पर हम कह सकते हैं क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड ग्रुप जो आपका बन रहा है 6 नंबर पर, वो है प्रीपोजिशन। और जब 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और 8 नंबर पर इंटरजेक्शन। पर चूंकि इंटरजेक्शन का प्रयोग बहुत कम होता है, लिमिटेड वर्ड्स हैं, दुख में, सुख में, खुशी में अचानक जो हमारे मुंह से जो शब्द निकल जाते हैं वे सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब एक बार के लिए मैं आपको फिर बता दूं, देखिए ये 7 शब्द किसी भी सेंटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, भाग होते हैं। सेंटेंसेस में ये सारे शब्द यूज किए भी जा सकते हैं और इनमें से कुछ 2, 3, 4 शब्द भी यूज किए जा सकते हैं। कई बार मैंने अभी भी कहा कि शॉर्टेस्ट सेंटेंस गो, तो अकेला वर्ब से भी सेंटेंस बन गया, क्योंकि उसका सब्जेक्ट यू जो है वो हिडन है, छिपा हुआ है। ठीक। तो अब हम लोग यहां डिटेल में सीखेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन क्या, किस तरीके से होते हैं। अब पहले इनका एक सेंटेंस में इन शब्दों का क्या रोल है, क्या भूमिका निभाते हैं ये सेंटेंस में। तो ध्यान दें, नाउन किसी भी सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन्स का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्लास यहां पर एक नाउन है, लेकिन यहां पर ये जो एक फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज जो है, इसका एक पार्ट है और ये अंग्रेजी में अनलिमिटेड है। क्या है ये? अनलिमिटेड। जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा नाउन्स के बारे में जानकारी हासिल करें। कितने तरीके के हैं ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी सीखेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाए प्रोनाउन। बहुत आसान है। नाउन के स्थान पर यानी नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं वे सबके सब प्रोनाउन कहलाते हैं। मेनली हम व्यक्तिगत तौर से अपने लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं तो आई और वी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, यू सेकंड पर्सन है लेकिन ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ही, शी, दे, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म अलग अलग होती है। इसके अलावा कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी,
नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, जिनका प्रयोग हम आगे करना सीखेंगे, लेकिन प्रोनाउन लिमिटेड है। अब आ जाइए एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का मुख्य काम है कि सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है इनके द्वारा। दो तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, या तो किसी नाउन के पहले, जस्ट पहले, जैसे गुड टीचर, या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिंकिंग वर्ब के बाद उसकी क्वालिटी बताई जाती है इससे। नेक्स्ट आ जाए वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई शब्द माना जाता है अंग्रेजी में, तो मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, वह है वर्ब। वर्ब के अलग अलग फॉर्म से अलग अलग टेंसेस बनते हैं, उनके मीनिंग उसी के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, तो वो सब वर्ब की कैटेगरी में आएगा। ये वर्ब कितने तरीके की हैं, क्या क्या इसकी फॉर्म्स होती हैं, हम यहां पर उस पर ज्यादा जोर देंगे। क्यों? कि आगे के हमारे सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर इसी वर्ब पर निर्भर करते हैं। देन आ जाए एडवर्ब। जैसा कि नाम बताता है कि मुख्य तौर पर ये किसी क्रिया के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी एक्शन के बारे में ये बताता है कि कोई काम कहां होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितनी बार होता है, तो एडवर्ब। और मैंने यहां पर इसके बारे में बताया, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, यूजुअली। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर ये मैनर बताता कि कोई काम कैसे होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कहां होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई काम कब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई काम क्यों होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्लियर? एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन कभी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता। एडवर्ब वर्ब के साथ एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। साथ में प्रेपोजिशन सेंटेंस को इनलार्ज करने में, बड़ा बनाने में काम आते हैं, लिमिटेड वर्ड्स हैं, और कंजक्शन भी लिमिटेड वर्ड्स हैं। एडवर्ब जनरली एडजेक्टिव से बनते हैं ज्यादातर, पर अलग अलग कैटेगरी के एडजेक्टिव हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी बुक के अंदर, और लिमिटेड माने जाते हैं। तो ये एक सेंटेंस का कंप्लीट मैंने आपको एक एनालिसिस करके बताया कि सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स हैं, और इन्हें हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? इन सब के लिए जो युवाम की एक मिनी डिक्शनरी है, यूजफुल वोकैबुलरी, उसमें बहुत डिटेल में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन के बारे में समझाया गया है। उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो इन शब्दों की कैटेगरी आपको पता चल जाएगी। साथ ही ध्यान दें, हम कई बार एडजेक्टिव को स्पेलिंग के आधार पर भी पहचान सकते हैं। जैसे जिन शब्दों के लास्ट में IVE आता है, जैसे एक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेंसिव, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। जिनके लास्ट में ENT आता है, कॉन्फिडेंट, ENT आ जाए, तो आप कैटेगरी वाइज यानी स्पेलिंग वाइज भी इन वर्ड्स की कैटेगरीज को आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग सेंटेंस में, चूंकि वर्ब सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो हम लोग अब वर्ब के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। यह पढ़ने के बाद कि कितने तरीके के वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें हम कह रहे थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कि छोटी सी युवाओं की एक मिनी डिक्शनरी है जो आपको यहाँ मिली है। इसमें इन वर्ड्स के बारे में डिटेल जानकारी है, और डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स हमारे बोलचाल में प्रयोग होते हैं, वो सभी वर्ड्स इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। तो आप इनकी और डिटेल में जानकारी के लिए कि कौन से शब्द नाउन होते हैं, कौन से शब्द एडजेक्टिव हैं, कौन से शब्द वर्ब हैं, कौन से शब्द एडवर्ब हैं, आपको इसमें इनकी डिटेल जानकारी मिलेगी। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शब्द है, तो वह शब्द है वर्ब, यानी क्रिया। और इसी के बारे में मैं अब आपको डिटेल में यहां बताना चाहूंगा। ध्यान दें, जितने भी टेंसेस में जो सेंटेंस हम बनाते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, वो सब इस वर्ब की फॉर्म्स पर ही डिपेंड करते हैं। या यूं कहना चाहिए कि अलग अलग टेंस में वर्ब की टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग
किया जाता है। और यही हमें समझ में आना चाहिए, सारे टेंसेज चाहे एक्टिव हैं चाहे पैसिव हैं, वो सब वर्ब की फॉर्म पे निर्भर करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ब कितने तरीके की होती हैं वर्ब, ये पहले हम लोग मोटे तौर पे समझेंगे। हालांकि मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में ग्रामर के में न जाकर आपको आसानी से समझ में आए, जिनकी सहायता से आप अंग्रेजी अच्छी लिखना बोलना सीख जाएं, वह तरीका लूंगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है एक्शन वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं और जिनके बारे में मैंने कहा हम हिंदी भाषी लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ना आ जावे तो वो सब एक्शन वर्ब की कैटेगरी में माने जाते हैं जनरली, जैसे खाना पीना उठना खेलना कूदना नहाना धोना सोना जागना मारना पीटना हंसना लिखना देखना उछलना कूदना, और डे टू डे लाइफ में यही काम करते हैं हम लोग। तो ये सब है एक्शन वर्ब। जब मैं आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि ये वर्ब कितने तरीके की होती हैं। तो मोटे तौर पर इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसमें टाइप्स में मैंने लिखा इंट्रांजिटिव वर्ब, वे क्रियाएं जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मींस वे क्रियाएं जिनके साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। जैसे अगर मैं कहूं आई प्ले, सो आई प्ले अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया तो इसका मीनिंग पूरा हो गया। बट वी ऑल ब्रीथ, हम सब लोग सांस लेते हैं, अपने आप में कंप्लीट है। तो बेसिकली एक्शन वर्ब दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। हालांकि कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत सामान्य से एग्जांपल बताना चाहूंगा। आप सब लोग पतंग उड़ाते हैं, जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो उड़ाने के लिए हम फ्लाई का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर पतंग उड़ाते हैं तो वी फ्लाई काइट्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि फ्लाई के साथ यहां पर क्या किसका प्रयोग किया गया है, काइट्स, ऑब्जेक्ट के रूप में। सो वी फ्लाई काइट्स ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज होगा। पर अगर मैं कहूं बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो यहां पर ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है? तो वर्ब्स ट्रांजिटिव भी हो सकता है और वर्ब को कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ये टाइप्स के बारे में आ गया। अब आ जाइए जो एक्शन वर्ब हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जब टेंसेस में इनको हम प्रयोग करते हैं तो इनकी अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। और ये हम लोग जब से अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तभी से हम लोग वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कौन कौन सी फॉर्म्स होते हैं बताएं। जनरली हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, टू फॉर्म कहते हैं ना हम लोग। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बदलाव चाहूंगा। देखिए जैसे आप लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, तो बेसिकली इसके लिए ग्रामेटिकल टर्म यूज करते हैं प्रेजेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बोल देते हैं, क्योंकि जब एक नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है, तो हम लोग कह देते हैं फर्स्ट फॉर्म। पर इसके लिए जो ग्रामेटिकल टर्म जो यूज किया जाता है वो होता है प्रेजेंट फॉर्म। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हमने इसका प्रयोग किया है। देन आ जाइए जिन्हें हम सामान्यतः बोलचाल में सेकंड फॉर्म कहते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर इसे लिखा बोला जाता है तो सेकंड फॉर्म कह देते हैं। पर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम है पास्ट फॉर्म, और ये बीते हुए समय में कोई काम किया उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइम थर्ड फॉर्म सामान्य बातचीत में हम लोग कहते हैं, यह है पास्ट पार्टिसिपल। बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है, पार्टिसिपल क्या होता है। ज्यादातर विद्यार्थियों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ही सिखा दिया जाता है।
लेकिन जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके लिए टेक्निकल वर्ड जो यूज होता है थर्ड फॉर्म के लिए, वह है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है पार्टिसिपल? ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल का मतलब जब वर्ब की कोई फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे। किसका काम करे? एडजेक्टिव। यानी मैं यहां पर इसको क्लियरली लिखना चाहूंगा, आप नोट कर लें। पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की कोई फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो वह पार्टिसिपल कहलाता है। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। नो डाउट थर्ड फॉर्म का प्रयोग सभी परफेक्ट टेंसेस में किया जाता है, और आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंसेस के अलावा इस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग सभी पैसिव स्ट्रक्चर्स में भी करते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले विशेषता बताने के लिए किया जाता है। तो चूंकि ये वर्ब के साथ साथ विशेषता बताने का भी काम करता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इवन नाउन के पहले भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जो लोग सेवा से निवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, तो क्या बोलते हैं हम लोग? रिटायर्ड पर्सन। आपकी परीक्षा जो लिखित में होती है क्या बोलते हैं? रिटेन एग्जामिनेशन। रिटेन एग्जामिनेशन। तो ये रिटायर्ड और रिटेन कहते हैं एक दाम की दुकान, फिक्स्ड प्राइस। सिले सिलाए गारमेंट तो रेडीमेड गारमेंट्स। चुने हुए कैंडिडेट तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ये सब थर्ड फॉर्म है, यानी नाउन के पहले प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल यानी विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो अब ध्यान दें आप इस बात को कि अब जो लेवल आपका है, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप थर्ड फॉर्म के साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ नंबर पर लिखा गया है, सामान्यतः हम इसको बोल देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही किया जाता है, यानी आईएनजी केवल फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ा जा सकता है। कभी भी वर्ब आईएनजी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए सामान्य बोलचाल में इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आईएनजी फॉर्म। लेकिन ग्रामेटिकल टर्म इसके लिए है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब टू बी के बाद किया जाता है। क्योंकि ये पार्टिसिपल है जिसका नाम है आईएनजी फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है। तो जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी आप नाउन के पहले कर सकते हैं। जैसे जिस जगह पर आप लोग अपने स्कूटर कार लगाकर आते हैं, पार्क करके आते हैं, तो क्या बोलते हैं? पार्किंग प्लेस। ठीक है? मुस्कुराते हुए चेहरे, स्माइलिंग फेस। घर में जो कपड़े धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन। ये सब क्या है? पार्किंग प्लेस में पार्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। वॉशिंग मशीन, डाइनिंग हॉल, स्माइलिंग फेस, वर्किंग वुमेन, तो वर्किंग वीमेन कामकाजी महिलाएं, वर्किंग प्रेसिडेंट, तो ये सब वर्ब पे आईएनजी फॉर्म है। तो ये कंटिन्यूअस टेंसेस के अलावा किसी भी नाउन के पहले इनका प्रयोग किया जा सकता है और एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान दें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जेरंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आईएनजी फॉर्म को? जेरंड। पार्टिसिपल तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है और आईएनजी फॉर्म भी होती है, लेकिन जेरंड केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। कब हम इसे पार्टिसिपल कहते हैं, कब इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जेरंड कहते हैं? ध्यान दें, पार्टिसिपल की डेफिनेशन है कि जब वर्ब की कोई फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे
तो पार्टिसिपल। लेकिन जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ किसी नाउन का काम करे, किसका काम करे? नाउन का काम करे, तो वह वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड कहलाती है। और ध्यान दें, नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में? या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग किस से बना है? स्विम से। और यहां इसका सब्जेक्ट है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो क्या है अच्छी एक्सरसाइज? स्विमिंग। इसका सब्जेक्ट है। मैंने कहा आई लाइक स्विमिंग, सो आई लाइक व्हाट? स्विमिंग, तो यहां ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेटली नाउन का काम कर रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें, जो जनरली स्कूल्स कॉलेजेस में जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, पढ़ाया नहीं जाता प्रॉपरली कि किस तरीके से और कब वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जेरंड कहते हैं, कब पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बहुत क्लियरली बैठ जाना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? एनी डाउट? तो ये सब। नेक्स्ट है वह है इंफिनिटिव वर्ब, यानी सामान्य बातचीत में कहा जाता है टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहते हैं हम लोग? टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान दें, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अगर वो वर्ब है तो। यह कहना चाहिए कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके लिए टू लगेगा, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। जैसे टू प्ले, टू गो, टू राइट, टू लर्न, टू स्पीक, टू कम, टू ड्राइव। ये सब वर्ब की टू फॉर्म कह दें या इंफिनिटिव वर्ब कह दें, और इन पर सब्जेक्ट का डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये जो प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ये जनरली सब्जेक्ट के द्वारा संचालित होती हैं, सब्जेक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करूं, राम गोज टू कॉलेज, तो यहां गो का गोज, राम गोज टू कॉलेज, राम कॉलेज जाता है। मैंने कहा स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, तो जैसे सब्जेक्ट प्लूरल हुआ द स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, तो आपने वर्ब को प्लूरल कर दिया, तो सब्जेक्ट के अनुसार गो चेंज हुआ, राम गोज टू कॉलेज, द स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। और अगर मैं कहूं राम वांट्स टू गो टू कॉलेज, तो वांट तो चेंज हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर टू गो ठीक ऐसे कहूं द स्टूडेंट्स वांट टू गो टू कॉलेज, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, केवल मेन वर्ब चेंज हुआ गो और गोज में, लेकिन टू गो में कोई बदलाव नहीं है। ये इन्फिनिटिव वर्ब है और इनका प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इन्फिनिटिव का मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत। सब्जेक्ट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इन्फिनिटिव वर्ब सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है, इन्फिनिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है, इन्फिनिटिव वर्ब किसी एडजेक्टिव के बाद भी प्रयोग की जा सकती है। जैसे वी आर एबल टू स्पीक एंड राइट फ्लुएंटली, तो वी आर एबल टू राइट, एबल टू राइट एडजेक्टिव के बाद भी किया जा सकता है। तो ये टू फॉर्म का प्रयोग किसी नाउन के बाद भी किया जा सकता है। जैसे आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, तो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, तो यहां पर स्टूडेंट्स के बाद भी आ गया। और ये डायरेक्ट वर्ब के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आई वांट टू गो, तो वांट टू गो, तो इसीलिए इसे इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। और टू के बाद कहना चाहिए इंफिनिटिव वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने अभी सीखी है, और वह सब है हमारे वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में? वर्ब्स के बारे में। तो ये सब हुआ एक्शन वर्ब के बारे में। और ध्यान दें, इन वर्ब का अलग अलग टेंसेस में प्रयोग किया जाता है, जो मैं अभी पहले इनकी जानकारी दे दूं, लिंकिंग वर्ब, पजेसिव वर्ब, मॉडल वर्ब, फिर बाद में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन वर्ब के इंडिविजुअल प्रयोग से किस तरीके से अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अब 2 नंबर पे आ जाइए, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग का मतलब जैसा कि शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, जोड़ने वाली क्रिया। जनरली ये एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है, पहला महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है ये। यानी इसमें वन नाउन प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस
नाउन, इसलिए जोड़ने वाली क्रिया कह दी हमने। दूसरा इसका महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, एक नाउन को लिंकिंग वर्ब से किसी एडजेक्टिव से जोड़ा जाता है, विशेषता बताने वाले शब्द से जोड़ा जाता है, इसलिए लिंकिंग वर्ब। और ये लिंकिंग वर्ब को हम लोग कहते हैं वर्ब टू बी। बी का मतलब होना, बी यानी होना। इस बी की अलग अलग फॉर्म्स हैं। जिस तरीके से एक्शन वर्ब को 5 फॉर्म्स में मैंने डिवाइड किया है, ठीक ऐसे ही वर्ब टू बी को हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग 5 फॉर्म्स में बांट सकते हैं। बी की प्रेजेंट फॉर्म, जो वहां लिखा हुआ पहली फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, आर, एम। और प्रेजेंट टाइम में कोई व्यक्ति क्या है, कैसा है, यानी उसका प्रोफेशन, उसकी क्वालिटी, उसकी नेशनलिटी, उसका रिलीजन, उसकी कास्ट, उसकी एज बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी वर्ब टू बी की, इज, आर, एम। इस वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। और पास्ट में किसी व्यक्ति के कुछ होने के बारे में बताया जाता है। स्ट्रक्चर वही दो होंगे, नाउन लिंकिंग वर्ब नाउन, नाउन लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव। ध्यान दें, इसकी थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल बी की बन जाती है बीन। क्या बन जाता है? बी। परफेक्ट टेंसेस में स्पेसिफिकली पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में उनके पहले हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि आई एम, ही इज, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर, यानी इजारा को परफेक्ट फॉर्म में बदलिए, तो आप तुरंत कह सकते हैं हैव बीन, हैज बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। क्लियर? तो ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। और जो इस बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बी में आईएनजी फॉर्म लग जाएगा बीइंग। क्या लग जाएगा? बीइंग। खास तौर से कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में बीइंग का यूज बहुत किया जाता है। ठीक है? और जो इन्फिनिटिव वर्ब है इस बी की, वह डायरेक्ट बनेगा टू बी। टू बी पैसिव वॉइस में भी यूज कर सकते हैं और एक्टिव वॉइस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। क्लियर? तो जिस तरीके से एक्शन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, ठीक उसी तरीके से वर्ब टू बी की 5 फॉर्म होती हैं। और ये प्रेजेंट में जा रहे हैं, पास्ट में वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म में बीइंग, आईएनजी फॉर्म बीइंग, और इन्फिनिटिव वर्ब में टू बी। और मॉडल्स के बाद डायरेक्ट बी का प्रयोग करेंगे, शैल बी, विल बी, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी। क्योंकि मॉडल्स के बारे में कॉमन रूल है सभी के बारे में कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक? तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट आता है पजेसिव वर्ब, अधिकार दिखाने वाली क्रिया। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब पजेशन या ऑनरशिप दिखाते हैं तो इसके लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो मैं यहां थोड़ा बताऊं आपको। देखिए, ये है हैव, यानी ऑनरशिप और पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हैव। ये हैव प्लूरल है, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है हैज। सिंगुलर फॉर्म क्या मानी जाती है? हैज। इसकी पास्ट फॉर्म हैड, HAD, हैड। और मॉडल्स के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगी, विल हैव, मे हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। तो ये सब पजेसिव वर्ब है, ये ऑनरशिप या पोजीशन दिखाता है। लेकिन मैं एक बहुत क्लियरली एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं, वह यह है कि इन वर्ब्स का प्रयोग 4 तरीके से किया जा सकता है। यानी नंबर 1, एक मेन वर्ब के रूप में। जब इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह पोजीशन या ऑनरशिप बताता है। जैसे आई हैव ए कार, आई हैड ए स्कूटर 10 years ago, कि 10 साल पहले मेरे पास स्कूटर था। आई विल हैव ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरे पास नई कार होगी। तो पहला मेन वर्ब है यहां पर, इसके बाद किसी भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें, हम लोग सभी परफेक्ट टेंसेस में इस हैव का प्रयोग
हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद वह एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिसे आप लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते थे, लेकिन मैं अभी ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं इसे। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। जैसे आई हैव रिटन मैनी बुक्स, आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स सो फार, आई हैव बॉट ए न्यू कार रिसेंटली। तो है जब के बाद आपकी थर्ड फॉर्म क्या? तो परफेक्ट टेंस होगी। ध्यान दें नंबर 3 पर, इस हैज ऑफ का प्रयोग एक मॉडल वर्ब के रूप में मजबूरी या दायित्व, कंपल्सन या ऑब्लिगेशन बताने के लिए भी किया जाता है। जब हमको कोई काम किसी दबाव में, मजबूरी में, या वह काम करना अत्यंत आवश्यक है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं हैव टू, हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर एज ए मॉडल भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना होता है या मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच सम स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है या पढ़ाना होता है। और ध्यान दें, एक बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रयोग और है, वह इसका प्रयोग है पॉजिटिव वर्ब के रूप में। जब हम कोई काम किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं, तो पॉजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा आप अपने जूते पॉलिश करवाइए, सो हैव योर शूज पॉलिश्ड, हैव योर शूज पॉलिश्ड। या आई विल हैव माई हाउस व्हाइट वॉश्ड ऑन दीपावली, मैं दीपावली पर अपने मकान को सफेदी करवाऊंगा। आई हैड माई स्कूटर रिपेयर्ड यस्टरडे, सो आई हैड माई स्कूटर रिपेयर्ड यस्टरडे, मैंने कल अपने स्कूटर की मरम्मत करवाई। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पर परफेक्ट टेंसेस में हैजर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है टेंसेस की जब हम बात करें तो। नेक्स्ट आ जाइए, यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान दें, हमें किसी व्यक्ति को कभी सलाह देनी पड़ती है, हम किसी व्यक्ति से कोई परमिशन लेते हैं, निर्देश देते हैं, कोई काम करना अनिवार्य है, हम अपनी एबिलिटी बताना चाहते हैं, तो हम लोग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। किनका प्रयोग करते हैं? मॉडल्स का। और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी मॉडल्स के डायरेक्ट बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग या सेकंड फॉर्म का प्रयोग या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग या टू फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये मॉडल्स 13 होते हैं अंग्रेजी में, जिनमें आपको बताना चाहूंगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। एक होता ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, पर आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होता है डे टू डे यूज में। सो ऑट टू। इसके अलावा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए शैल और विल, साथ में एक वर्ब वुड, तो ये 10 वर्ब हो गई। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, शैल, विल, वुड। और 3 सेमी मॉडल्स हैं। सेमी मॉडल्स का मतलब उन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, तो मॉडल्स के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये वर्ब डिड नॉट, यूज्ड टू, USED, यूज्ड टू, और डेयर नॉट। चूंकि नीड एक ऑर्डिनरी वर्ब भी हो सकता है, नीड ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो सारे टेंसेस के जो नियम हैं उनका पालन एज यूजुअल किया जाता है। लेकिन अगर नीड नॉट का प्रयोग किया तो ये मॉडल बन जाता है, और फिर इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। यूज्ड टू पास्ट में हैबिट बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, पास्ट हैबिट, यूज्ड टू। डिटेल में जब इसको आगे पढ़ेंगे तब इसकी और डिटेल जानकारी लेंगे, और साथ में डेयर नॉट, ये सब मॉडल्स। ध्यान दें, इन सबको मिलाकर ही टेंसेस बनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। क्लियर? किसमें किया जाता है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। इसके अलावा सभी मॉडल्स के बाद किया जाता है। I will teach, I shall teach, I can teach, I may teach, I should teach, I must teach, I ought to teach, I need not teach, I used to teach, I dare not teach. क्लियर? इसके अलावा मॉडल्स के बाद जब प्रयोग किया जाता है तो फ्यूचर में भी प्रयोग हो गया ना, शैल और विल के बाद, वुड के बाद। तो इसका इंपॉर्टेंट प्रयोग हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सभी मॉडल्स के बाद इसका यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रयोग किया जाता है और वह सेंटेंस स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन यदि पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग बदल दिया जाता है या प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां डिड का प्रयोग हो जाता है। तो ध्यान दें, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे आप लोग प्रेजेंट फॉर्म ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, सभी मॉडल्स के बाद में, साथ में पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी किया जाता है। तो मैक्सिमम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग केवल और केवल एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर में किया जाता है और वह है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब आ जाइए आप पास्ट पार्टिसिपल कब प्रयोग करते हैं पास्ट और कहां प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दें, पजेसिव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म जोड़कर सभी परफेक्ट टेंसेस बनाए जाते हैं। यानी परफेक्ट टेंसेज पजेसिव वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन है, यानी हैजर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैजर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? इसके अलावा सभी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर्स में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन पैसिव स्ट्रक्चर्स में इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इजार एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ध्यान दें, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप जब लिंकिंग वर्ब यानी वर्ब टू बी के साथ करते हैं तो ये पैसिव स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, लेकिन जब आप इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप सिंपल हैजर के बाद करते हैं तो ये परफेक्ट टेंस बन जाते हैं। पर अगर हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के बाद प्रयोग करते हैं थर्ड फॉर्म तो ये परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब टू बी के बाद जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये सभी कंटिन्यूअस टेंसेस बनाते हैं। कौन से टेंस बनाते हैं? कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। इजारम के बाद वर्ब पे एनजी फॉर्म लगाया, सिंपल कंटिन्यूअस। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, पर मैं आपको सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा और हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? ओके, तो यहां पर दोनों के कॉम्बिनेशन ध्यान दें, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म टेंस में अकेला प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन्हें प्रयोग करने के लिए इनके कॉम्बिनेशन में प्रयोग होगा। यदि इस इजारे में वर्ब टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस है। अगर इजारम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हैजर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट टेंसेज है। अगर इजारम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। हैजर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। क्लियर है? और मॉडल्स के बाद सभी प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इनका प्रयोग अकेले भी किया जा सकता है, बाकी सब जगह पर यह कॉम्बिनेशन में इनके। तो देखिए, ध्यान दें, ये अकेला प्रयोग किया जा सकता है एक्शन वर्ब, जैसे आई राइट बुक्स, मैं किताबें लिखता हूं। पास्ट इंडेफिनिट आई रॉट मेनी बुक्स लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने बहुत सी किताबें लिखी। लिंकिंग वर्ब भी अकेला यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, तो मेन वर्ब हो गया आई एम ए टीचर,
आई एम टीचिंग यू, तो अब ये इज आर हेल्पिंग वर्ब होगी, तो ये अकेले यू भी यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हैव का यूज भी अकेले कर सकते हैं। आई हैव ए कार, तो अकेला हैव का यूज हो गया। आई हैव बॉट ए न्यू कार, तो परफेक्ट टेंस में हैव के बाद हो गया। लेकिन मॉडल का प्रयोग कभी भी अकेले में अकेला इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तभी इनका कोई मीनिंग होगा, अदरवाइज तो इनका पूरा मीनिंग नहीं होता है। अगर मैं कहूं आई टीच हिंदी, तो क्या कोई इसका मीनिंग निकला? आई कैन हिंदी, आई कैन हिंदी कोई मीनिंग है क्या? आई टीच हिंदी मीनिंग पूरा है। आई कैन हिंदी कोई मीनिंग नहीं है। पर जैसे कैन के साथ आप वर्ब जोड़ेंगे फर्स्ट फॉर्म अलग अलग, तो आप इसका मीनिंग निकल जाएगा। जैसे आई कैन टीच हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन राइट हिंदी, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी। तो जैसे कैन के बाद टीच, अंडरस्टैंड, राइट, स्पीक का प्रयोग किया तो कैन का मीनिंग निकल गया। पर आई कैन हिंदी कोई मीनिंग नहीं है, तो ये अकेला प्रयोग नहीं हो सकता है। ये तीनों वर्ब अकेला प्रयोग की जा सकती हैं, साथ में इनका प्रयोग दूसरे वर्ब के कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग टेंसेस बनते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए वर्ब सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसलिए मैंने वर्ब को आपको काफी डिटेल में समझाया है कि वर्ब्स कितने तरीके की होती हैं, एक्शन वर्ब की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, ऐसे लिंकिंग वर्ब की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, और पजेसिव वर्ब की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। नो डाउट मॉडल्स को किसी भी दूसरे फॉर्म में जो जैसा है वह मॉडल वैसा ही रहता है ना। आप इसमें एस लगा सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, मॉडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ लिंकिंग वर्ब, पजेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाती है। लेकिन मॉडल्स में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ मॉडल एज यूजुअल प्रयोग करते हैं। हाँ, यह जरूर है कैन प्रेजेंट है, कुड इसका पास्ट है, लेकिन कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में भी प्रयोग किया जाता है। मे प्रेजेंट है, माइट को पास्ट माना जाता है मे का, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप लोग माइट का प्रयोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। वुड ऐसा माना जाता है ओल्डन इंग्लिश के अकॉर्डिंग कि ये विल की पास्ट फॉर्म है, लेकिन वुड का प्रयोग आप लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इंडिपेंडेंटली इसका प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो पास्ट हैबिट बताता है। रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शुड और मस्ट दोनों प्रेजेंट है। यूज टू पास्ट हैबिट बताता है। तो इनमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई बदलाव नहीं होता है। सभी सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सिंगुलर, वर्ब्स में कोई बदलाव न होकर एक जैसा रहता है। क्लियर? तो ये इन सभी वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही अलग अलग टेंसेस के अलग अलग सेंटेंस बनाए जाते हैं। मैं फिर एक बार आपको बताऊंगा कि आप यूजफुल वोकेबलरी की स्मॉल डिक्शनरी से वर्ब की जानकारी लें, साथ में जो वर्ब की जो अपनी अलग से बुक है, वर्ब वाइज कॉलोकेशन, एक्टिव फ्लुएंसी वर्ब, जितना ज्यादा हो सके आप उनको पढ़ें। साथ में वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है। ज्यादातर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ देने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है। इन्हें हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कहा प्ले, प्लेड, प्लेड। लेकिन कुछ वर्ब में सेकंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है। जैसे राइट, रॉट, रिटन, तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं। कुछ वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है। जैसे बाई यानी खरीदना, बाई, बॉट, बॉट, तो एक जैसा रहेगा। कुछ वर्ब तीनों फॉर्म्स में एक जैसा रहता है। जैसे CUT, कट, 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 पुट, पुट, पुट। कुछ वर्ब्स की कई बार स्पेलिंग के अकॉर्डिंग वो एक जैसे दिखते हैं। जैसे READ, रीड, रीड यानी पढ़ना। सेकंड फॉर्म में रेड, आई रेड ए बुक यस्टरडे। थर्ड फॉर्म में अगेन READ, रेड, रीड, आई हैव
तो इस तरीके से आपको वर्ब की बुक में हर वर्ब के आगे उसकी फॉर्म्स लिखी हुई हैं कि इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो यह याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार बहुत से विद्यार्थियों को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में गलतियां करते हुए पाया है। और अगर इन बेसिक चीजों में भी अगर हम गलतियां करेंगे तो यह हमारे लिए बहुत नकारात्मक नेगेटिव माना जाता है। इट मीन्स स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है। तो आप इन वर्ब की फॉर्म सीखें और इनके साथ ही आज का ये जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर रिफ्रेश योर ग्रामर का चैप्टर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिया। इनके अलावा हम एक कैटेगरी और वर्ड्स की उनकी भी जानकारी लेंगे, क्योंकि उनका प्रयोग नाउन्स के पहले फ्रीक्वेंटली किया जाता है और हमारे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। एंड द, दी, दोनों तरीके से इसका उच्चारण होता है। इसे तो एक को स्ट्रॉन्ग और एक को वीक प्रोनाउंसिएशन माना जाता है। ए और एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और दा को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जब कोई भी नाउन जो काउंटेबल, क्या है? काउंटेबल, अगर आपके सेंटेंस में पहली बार प्रयोग किया गया है तो उसकी स्पेलिंग के आधार पर हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, काउंटेबल नाउन है, तो ए का प्रयोग। अगर कोई नाउन किसी वाउल से शुरू हुआ है और काउंटेबल है तो उसके लिए पहले प्रयोग करेंगे एन का। एक्सेप्शन अलग हो सकते हैं। अगर वह नाउन डेफिनेट नाउन, एक निश्चित नाउन है, तो हम ए और एन की जगह पर दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो चूंकि सेंटेंस में हम नाउन्स का प्रयोग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल्स का प्रयोग की भी जानकारी होना चाहिए। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा हमें आर्टिकल्स और इनके जो अलग अलग तरीके से जो प्रयोग किए जाते हैं उनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्टिकल से संबंधित काफ़ी गलतियां, काफ़ी एरर्स, कॉमन एरर्स के सेंटेंसेस में देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये एक अलग कैटेगरी है वर्ड्स की। ठीक, तो आज के इस चैप्टर में इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी का पार्ट 1 है और इसका नाम है रिफ्रेश योर ग्रामर। रिफ्रेश योर ग्रामर। तो एक बार फिर जाकर इसका चैप्टर 1 पार्ट 1 रिफ्रेश योर ग्रामर, जिसमें जितने तरीके के वर्ड्स का प्रयोग अंग्रेजी में किया जाता है, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में मैंने बांटकर आपको बताया है। सेंटेंसेस में उनका प्लेस, उनकी जगह कहाँ होती है, वह मैंने आपको समझाया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मार्फत। साथ में नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग ए और एन, साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, वह मैंने आपको डिटेल में बताया है। क्लियर? आज जाके स्टडी करें और कल हम लोग इसी बुक का पार्ट 2 शुरू करेंगे। इसका स्टडी करना बहुत अनिवार्य है ताकि आप इन्हें अच्छे से सीखें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।